हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपके सामने ये ओसवाल बुक्स का एक सीबीएसई 10th सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का दिख रहा है। तो मैं अरुण सर इस सैंपल पेपर के अनसोल्व्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके। Hello students, Namaskar. This is Arun sir, and in this video we are going to solve the problems related to section C of self-assessment paper 2 of the OSWAL. So continue with me till the end of the video. So let's start. Here question number 26 is given, and this question says that prove that 2 plus 5 root 3 is an irrational number given that root 3 is an irrational number. Means कि प्रूव करो कि 2 प्लस 5 रूट 3 एक इरेशनल नंबर होगा, जबकि दिया गया है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए इसको सोल्व करके दिखाते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखे और यहाँ लिखेंगे, इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। मतलब कि हम पहले मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं है अर्थात रेशनल है, और फिर उसके बाद अपने ही सपोजिशन को रॉन्ग साबित करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इफ इफ बी पॉसिबल लेट 2 प्लस 5 रूट 3 इज ए रेशनल। इसे हमने रेशनल मान लिया, ये एक रेशनल है। सो 2 प्लस 5 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। इतना लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में 2, इस रेशनल पार्ट को यानी रेशनल नंबर को p बाई क्यू की ओर भेज देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू रूट 3 इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 2, और फिर सोल्व करेंगे तो ये होगा 5 रूट 3 इक्वल टू p माइनस 2q अपॉन q। फिर रूट 3 को इधर आइसोलेट करेंगे यानी कि अकेला कर देंगे, तो रूट 3 इक्वल टू 5 को इस साइड ट्रांसपोज किए, ये p माइनस 2q, 5 नीचे आएगा और q से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 क्यूब हो जाएगा। ये एक बार जरा साफ लिख दें, ये हो जाएगा 5 क्यूब। यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। इसको हम लोग ने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। तो नाउ हियर हियर p माइनस 2q अपॉन 5q इज ए रेशनल। अब ये रेशनल क्यों है, इसको आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये p और q दोनों इंटीजर हैं और q 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर q 0 के इक्वल नहीं है तो दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो ही होगा। जैसे 5 नॉन जीरो है, q भी नॉन जीरो है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। तो ये डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है, बट ये इंटीजर है। इसी प्रकार से p एक इंटीजर है और q भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 2q भी इंटीजर होगा। और यहाँ पे p इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इंटीजर मीन्स इंटीजर, तो न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, और डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है। इसलिए ये पूरा फ्रैक्शन एक रेशनल हो जाएगा, इसीलिए इसे हम रेशनल मानते हैं। ये रेशनल हो गया। एंड रूट 3 इज
एन इरेशनल। √3 एक इरेशनल है क्योंकि ये दिया गया है। अब सो फ्रॉम यहां लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिखे। अब इक्वेशन फर्स्ट में ये देखिए, ये √3 है और ये √3 इरेशनल है और ये रेशनल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इरेशनल, इरेशनल लिख दिए और इक्वल टू क्या चीज, रेशनल। पर अब देखिए कि क्या इरेशनल और रेशनल इक्वल होते हैं, तो आपका जवाब होगा नेवर, ये कभी इक्वल नहीं होते हैं। सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन, यह एक कंट्राडिक्शन है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, यह कंट्राडिक्शन अराइज होता है क्योंकि हमने मान लिया था कि 2 प्लस 5√3 एक रेशनल है, तो इसी अजम्पशन के कारण ये कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। सो आवर एजम्पशन इज फुली रॉन्ग। सो आवर सपोजिशन इज फुली रॉन्ग, ये पूर्णतः गलत हो गया। सो 2 प्लस 5√3 is an irrational, यह एक irrational है। ओके, यहाँ पे जरा ये √3 होगा, इसे हम सुधार दे रहे हैं, यहाँ पे ये क्या होगा, √3। तो सो 2 प्लस 5√3 इज एन इरेशनल, हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। हम यहाँ पे इसे लिख देंगे प्रूव्ड, यहाँ लिख दिया प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिए। और अब क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 समझते हैं। कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, और ये इक्वेशंस दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये इक्वेशन दिया गया, तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखिए, इसको सोल्व करने के लिए कोई पार्टिकुलर तरीका यानी पार्टिकुलर मेथड के बारे में इसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड का यूज करें जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आपको पता है कि इस ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, तो इस तरह के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 10th क्लास में 3 मेथड आपको रिकमेंड किया जाता है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, वो है एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जब आप सोल्व करेंगे, तो आप क्या करें, यहाँ लिख के पहले जैसा हर बार करते आ रहे हैं, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे वी हैव, यहाँ लिख देंगे और फिर नीचे लिखेंगे 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और इक्वेशन इसे मान लेंगे फर्स्ट, इसे y बना दे। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन है 4/√x और माइनस 9/√y इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, को भी y बना दिए। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करना चाहते हैं, तो या तो y को एलिमिनेट करना होगा या फिर x को। तो इस बार मान लीजिए कि हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो y को एलिमिनेट करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, और अगर x को एलिमिनेट करेंगे, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए y को एलिमिनेट कर लेते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो कीजिएगा, हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए इनका जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 9 है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो आपको पता है बहुत से टीचर बताते हैं
कि इन दोनों को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं या फिर इन दोनों का एलसीएम निकालिए, जैसे ये 3 है और ये 9 है, तो 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, तो दोनों को 9 के बराबर कर दीजिए। इसके लिए इस इक्वेशन को यहाँ जैसे 3 है और इसको 9 बनाना है, तो इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरे इक्वेशन को यानी एलएचएस और आरएचएस प्रत्येक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू 3, और इसको हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं, जैसे हम y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो अगर डिफरेंट साइन होता है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और सेम साइन होने पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ डिफरेंट साइन है इसलिए प्लस कर देंगे, यहाँ हमने प्लस का साइन दे दिया, और यहाँ इक्वेशन सेकंड में ऑलरेडी 9 है, तो इसको वैसे छोड़ सकते हैं या फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे है और इसको सब इसमें इसके प्रत्येक टर्म को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा, 3 टू जा 6, 6 बाई रूट एक्स प्लस 3 3 जा 9 बाई रूट वाई, और फिर 3 टू जा 6। फिर नीचे वाले इक्वेशन को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार होगा, 4 बाई रूट एक्स माइनस 9 बाई रूट वाई और इक्वल टू माइनस 1। अब अगर आप ऐड कर रहे हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और आप देखिए कि यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का अगर देखा जाए तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने पर यही डिनोमिनेटर आएगा। इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फिर 6 और 4 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 10। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 बाई रूट एक्स और इक्वल टू, यहाँ पे 6 पॉजिटिव है और ये 1 निगेटिव है, तो प्लस 6 और माइनस 1 कितना होगा, ये 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 5, फिर दिस सिंप्लाइज दिए और तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट एक्स इक्वल टू कितना होगा, 10। और फिर हम यहाँ से रूट एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन 5, कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2। अब रूट एक्स का वैल्यू 2 आ गया, तो हम यहाँ पे अगर दोनों ओर स्क्वायर करें तो इधर से रूट हट जाएगा और इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सो एक्स कितना आ गया, 4। अब इस x का वैल्यू या फिर इस रूट x का वैल्यू, इस रूट x का वैल्यू या इस x का वैल्यू हम इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ रूट x का ही रखते हैं, रूट x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हमने रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, आपके सामने शो हो रहा है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे है, तो 2 लिखेंगे, बस रूट एक्स के बदले आपको 2 लिख देना है, ये 2। तो सोल्व करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखा हमने 2 और अपॉन रूट एक्स के बदले भी 2 और प्लस फिर 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2। सो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन रूट वाई। अब 1 को 2 की ओर भेज देंगे, तो 1 को 2 की ओर भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 3 प्लस रूट वाई इक्वल टू 2 माइनस 1, और तब अब क्या आएगा, 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाई से 1 में मल्टीप्लाई होगा, रूट वाई इक्वल टू 3। फिर वाई का रूट हटाएंगे तो इस साइड y और इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सो y इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो इस तरह से हमने y का भी वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस हैंस x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9। सो दिस इज
द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या करता है। 28 पे 28 पे जो क्वेश्चन है उसके अनुसार, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। मतलब ये हुआ कि मंथली हॉस्टल चार्ज का एक पार्ट फिक्स्ड है, और अ, दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी द्वारा कितने दिनों तक मेस से फूड लिया गया है। तो यानी कि मंथली हॉस्टल चार्ज में दो दो पार्ट है। एक पार्ट फिक्स्ड है, फिक्स्ड चार्ज है, और दूसरा डिपेंड करता है कि कोई कितने दिनों तक मेस से भोजन ले रहा है। अब एक लड़की है स्वाति, व्हेन स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 डेज। तो स्वाति अगर 20 दिनों तक फूड लेती है, शी हैज टू पे रुपीज 3000 एज हॉस्टल चार्जेज। यानी कि अगर स्वाति 20 दिनों तक भोजन लेती है तो उसे हॉस्टल चार्ज के रूप में 3000 रुपीज पेड करना है। Whereas Mansi, who takes food for 25 days, to pay has to pay rupees 3500 as hostel charge। यानी एक दूसरी लड़की मानसी है, वो अगर 25 दिनों तक भोजन ले रही है मेस से, तो वो हॉस्टल चार्ज के रूप में 3500 चुकाती है। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हॉस्टल का जो फिक्स्ड चार्ज है वो बताइए, और पर डे फूड का क्या कॉस्ट है वो भी बताना है। तो चलिए इसे समझते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन, ये हमने लिख दिया सॉल्यूशन। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पूछा है फिक्स्ड चार्ज, और दूसरा पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो फिक्स्ड चार्ज है इसको और ये कॉस्ट ऑफ फूड पर डे दोनों को सपोज कर लेते हैं। लेट, यहाँ लिखा लेट दी फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स and the cost of food per day equal to rupees y। So, so according to क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाति 20 दिन अ, भोजन ले रही है और वो 3000 रुपीज पेड कर रही है। तो फिर 20 दिन का चार्ज क्या बनता है? तो एक तो उसका फिक्स्ड चार्ज हो गया रुपीज एक्स, और दूसरा एक दिन के फूड का अगर कॉस्ट वाई रुपया है, तो 20 दिन के फूड का कॉस्ट हो जाएगा 20 वाई। और ये दोनों ऐड होकर के कितने हो जाएंगे? 3000। ये हो गया इक्वेशन कॉस्ट। और इसी प्रकार से also according to क्वेश्चन, फिर अ, मानसी के लिए, मानसी कितना दिन भोजन ले रही है? 25 डेज। तो इसका चार्ज हो जाएगा फिक्स्ड चार्ज एक्स प्लस एक दिन का अगर वाई है भोजन का चार्ज, तो फिर 25 डे का होगा 25 वाई। और ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 3500 रुपीज। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम एलिमिनेशन मेथड से, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन सोल्व किए हैं एलिमिनेशन मेथड द्वारा, तो एलिमिनेशन मेथड से ही इसे सोल्व कर लेते हैं। तो x को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, तो पहले ही से इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो कोई फर्दर मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, x को एलिमिनेट करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आप देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन है, यानी ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम, अच्छा रहेगा कि आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए। वैसे आप फर्स्ट से सेकंड को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर हमने यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन सेकंड को लिख लेते हैं, एक्स प्लस 25y इक्वल टू 3500, और फिर इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन x प्लस
20y और इक्वल टू 3000। अब चूंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए नीचे वाले सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, अंडरलाइन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस एक्स से ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। इधर प्लस 25y और नीचे माइनस 20y है, यहाँ देखिए प्लस 25y है और ये है माइनस 20y, इसका साइन चेंज हो गया है तो प्लस माइनस घट जाएगा और साइन प्लस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लागू होगा तो ये बच जाएगा कितना 500। सो y इक्वल टू, अब ये 5 से ये 500 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो y कितना आ गया 100। तो y हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप जानते हैं y के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं, तो ऑन पुटिंग y इक्वल टू 100 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 20 और y के बदले हम क्या लिखेंगे 100 इक्वल टू 3000। सोल्व करते हैं, ये हो गया x प्लस 2000 और इक्वल टू 3000। सो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 3000 माइनस 2000 मीन्स 1000। इस तरह से x निकल गया, बट ये x और y ही निकाल लेने से हमारा आंसर नहीं हो गया। तो हमने ऊपर जो लिखा है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है यही फिर से लिखना है और यहाँ x और y का वैल्यू लिखना है। तो हम लिखेंगे हेंस, या 10 लिख सकते हैं, 10 इस प्रकार फिक्स्ड चार्ज, दी फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज 1000 जो कि x का वैल्यू है, एंड दी कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये आ गया रुपीज 100। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। हम इसे यहाँ बॉक्स में घेर दे रहे हैं, ये आंसर हो गया। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन 28 और, ये क्वेश्चन नंबर 28 का ही और है। तो ये क्या कर रहा है, इफ द pth term of an AP is Q and qth term is P, prove that its nth term is P plus Q minus n। यानी किसी AP का pth टर्म कितना है Q और qth टर्म कितना है P, तो उस AP का nth टर्म कितना होगा ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे प्रूव कर रहे हैं, यहाँ हमने लिखा सॉल्यूशन और फिर मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट टर्म, मान लिया कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, जो एपी दिया गया है उसका फर्स्ट टर्म क्या है ए, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, का कॉमन डिफरेंस कितना है वो है बी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार पहला जो केस है वो कह रहा है कि इसका pth टर्म यानी पीवा टर्म, तो pth टर्म को टीपी कहेंगे और ये किसके इक्वल है क्यू के। फॉर्मूला के अनुसार टीपी का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 और इनटू डी इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब अगर चाहें तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए प्लस ये डी से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पी डी माइनस डी इक्वल टू क्यू, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और फिर इसी प्रकार से अल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि इसी एपी का क्यूआ पद यानी टी क्यू पी के बराबर है, तो इतना इक्वल टू पी लिख दिए। अब सोल्व करेंगे तो टी क्यू का मतलब हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू पी। अब इसे भी उसी प्रकार से
सोल्व कर लेते हैं। ये डी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू डी माइनस डी इक्वल टू पी होगा, और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी टर्म्स निकालना हो, चाहे वो nth टर्म हो, फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कुछ भी निकालना हो अगर एपी का, तो आपको उसके फर्स्ट टर्म यानी ए की आवश्यकता होगी, और उसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस यानी डी की भी जरूरत पड़ती है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके हम ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ देखिए ए का साइन पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, और दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम है, इसलिए कोई फर्दर मल्टीप्लिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, और तब यहाँ देखिए, यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है। इक्वेशन फर्स्ट है ए प्लस पी इंटू डी माइनस डी इक्वल टू क्यू, और यहाँ सेकंड क्या है, ये है ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू पी। अब ध्यान देंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नीचे वाले सारे साइन, सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी देखिए ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन दे दिए। अब देखो ये पॉजिटिव प्लस और नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ नेगेटिव डी और ये पॉजिटिव डी कैंसिल हो गया। तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे डी कॉमन ले लेंगे तो पी और माइनस क्यू इंटू डी बचेगा, और इधर क्या बच जाएगा, इधर बच गया क्यू और माइनस पी। अब ध्यान दें कि इसको आप अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी p पॉजिटिव हो जाएगा और q निगेटिव हो जाएगा। तो इस p माइनस क्यू से इस p माइनस क्यू को एक बार में कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह से d हमारा आ गया -1, तो d निकल गया। अब इस d के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पे है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे है। यहाँ पे हम d के बदले 1 पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस p इंटू 1 और माइनस d के बदले फिर 1 इक्वल टू q। अब सोल्व करते हैं, a प्लस p से 1 में मल्टीप्लाई हुआ p और -1 इक्वल टू q। सो a इक्वल टू, इधर देखें तो q पहले से है, q पॉजिटिव रहा, p पॉजिटिव है तो ये इधर आकर नेगेटिव होगा, और 1 पहले से नेगेटिव है तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। और अब बारी है nth टर्म निकालने की, तो सो यहाँ लिखेंगे nth टर्म। अब जानते हैं आप nth टर्म को tn से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, tn, और tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला लिखा। और अब nth टर्म निकालने के लिए a की जगह a का वैल्यू पुट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे a आ चुका है, q माइनस p प्लस 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a के बदले q माइनस p प्लस 1, ये a हो गया। फिर प्लस n की जगह n लिखेंगे, -1 की जगह 1, और d का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे है, d का वैल्यू आ चुका है -1, तो यहाँ पे हम d का वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, -1। अब सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा q माइनस p प्लस 1, और -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 और माइनस माइनस
+1 हो जाएगा। सॉरी, कहीं पे ये मिस्टेक हो गया है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ एक्चुअली में यहाँ d का वैल्यू -1 आया है, तो हमें यहाँ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 लिखा है, पर यहाँ पे हमने d की जगह पे -1 की जगह 1 पुट कर दिया है। तो दिस इज अ माइनर मिस्टेक, सो हम इसे करेक्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इसको हम पूरे को इरेज कर देते हैं। यहाँ से हमने इरेज कर दिया इसको, ये इरेज कर दिया, ये रहने देते हैं, इस तरह से ये रहने देते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ इतना को इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो फिर से एक बार इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये हो गया a प्लस p और इंटू डी के बदले हमको लिखना है -1, यहीं पे मिस्टेक हुआ था, हमने +1 लिख दिया था, तो फिर माइनस, फिर डी के बदले लिखना है -1 इक्वल टू क्यू। सोल्व करते हैं इसको, तो ए और प्लस माइनस में मल्टीप्लाई हुआ माइनस पी माइनस माइनस +1 इक्वल टू क्यू। फिर ए अब निकालेंगे तो ए इक्वल टू होगा माइन, ये क्यू पहले से, माइनस पी उधर जाएगा, प्लस पी प्लस क्यू और -1, तो ये ए का वैल्यू हो गया। और अब यहाँ पे सो nth टर्म इक्वल टू टी एन लिखा, और टी एन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ देख लीजिए, हमने पहले ही लिखा था nth टर्म इज इक्वल टू टी एन, और टी एन का ये फॉर्मूला हो गया। तो इसमें अब ए का वैल्यू पुट करते हैं, तो ए का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे आ चुका है, पी प्लस क्यू माइनस वन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी लिखते हैं यहाँ पे पी प्लस क्यू माइनस वन, और फिर प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या पुट करना है, -1। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू -1, और ये -1 से प्लस एन में मल्टीप्लाई होगा तो -n, और -1 से -1 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा +1। तो ये +1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, p प्लस क्यू और -n। तो इस तरह से जो हमारा रिक्वायरमेंट था, जो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि पी एन इक्वल टू यानी nth टर्म p प्लस क्यू माइनस n होगा, वो हमने प्रूव कर लिया है। तो ये प्रूव्ड हो गया, यहाँ बॉक्स में घेर कर यहाँ प्रूव लिख देंगे, हो गया। ओके, तो ये 28 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, तो देखते हैं 29 क्या कहता है। तो 29 आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इफ sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। यानी sec थीटा का वैल्यू यहाँ दिया गया है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको बता दें कि सेक थीटा अगर दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सेक थीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ है, बस आपको एक टैन थीटा का वैल्यू निकालना है, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x। क्यों, तो ये दिया गया है, और साथ में इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी मान लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के अनुसार tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे सेक थीटा का जो वैल्यू ये दिया गया है इसको पुट करते हैं, यानी x प्लस 1/4x टू दी होल स्क्वायर और -1। अब क्या करेंगे, तो ये इसको एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर, और फिर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, और फिर -1 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, को फिर इसी तरह लाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको इसी तरह छोड़ दिए, प्लस दे दिए, और ये 2 से
ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स और ये x से ये x कैंसिल हो गया। तो अब आ गया 1/2 माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x टू द होल स्क्वायर और प्लस ये 1/2 में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। ओके, तो ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x टू दी होल स्क्वायर और इसको फिर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ 2x से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे वाले को भी 2x से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहले जो ये यहाँ देखिए ये जो पैटर्न था, अब सेम यही पैटर्न फिर से आएगा, क्योंकि हम फिर से ये इसी फॉर्मूला पे लाना चाहते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर ऑलरेडी है, ये बी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसको हमें 2ab बनाने की जरूरत है। तो हम इसको 2ab बनाना चाहते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, x से भी मल्टीप्लाई किए और बैलेंस करने के लिए नीचे भी 2x से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x टू दी होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। सो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के पैटर्न पे आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो अब इसे हम लिखेंगे ए, ये क्या है x और माइनस बी, बी का क्या है 1/4x टू दी होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। अभी ये देखिए ये किसका वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया है tan स्क्वायर थीटा का। तो अब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, ये तब निकलेगा tan थीटा। तो ये यहाँ हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू, तो जब भी स्क्वायर हटता है तो इधर राइट साइड में प्लस माइनस रूट लिखा जाता है, प्लस माइनस x माइनस 1/4x टू दी होल स्क्वायर। तो इधर हो गया प्लस माइनस और इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, x माइनस 1/4x। तो मतलब tan थीटा के दो वैल्यू आ गए, एक हो गया x माइनस 1/4x और दूसरा कि अगर आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x प्लस 1/4x। तो अब देखिए, अब यहाँ लेते हैं इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिखा रहे हैं आपको। ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये tan थीटा का जो वैल्यू है, ये इनमें से कोई एक एक ये मान लीजिए ले रहे हैं, तो सोल्व करते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं टेकिंग टेकिंग tan थीटा इक्वल टू x माइनस 1/4x सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, अब देखें सेक थीटा का वैल्यू था x प्लस 1/4x और प्लस tan थीटा का क्या वैल्यू आया है x माइनस 1/4x। तो ये प्लस और ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो x और x ऐड होकर 2x आ गया। तो एक आंसर ये आ गया। फिर लिखते हैं अगेन टेकिंग tan थीटा इक्वल टू, लेकिन इस बार नेक्स्ट वैल्यू लेंगे tan का। जैसे tan का यहाँ देखिए tan थीटा के दो वैल्यू आए हैं, एक का ये यूज कर लिया हमने, अब इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अगेन टेकिंग tan थीटा इक्वल टू -x और प्लस 1/4x। सो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, अब हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, x प्लस 1/4x ही रहेगा, पर tan थीटा का वैल्यू हो गया -x और प्लस 1/4x। तो इस बार ये -x और प्लस x कैंसिल होगा, तो ये 1/4x और 1/4x को ऐड करेंगे, ये 2/4x हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2x आ जाएगा। तो सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन
या लिख देंगे 10 इस प्रकार सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, तो दो वैल्यू आ गए। आप देख रहे हैं एक वैल्यू यहाँ पे है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2x, और दूसरा ये वैल्यू है 1/2x। तो इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे 2x और 1/2x। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसे हमने सोल्व कर लिया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 29 भी सोल्व कर लिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। एक बार पढ़कर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, यहाँ देखिए फिगर दिख रहा है, हमने पहले ही से ड्रॉ करके रखा है। तो इस फिगर में एक्स वाई, ये है एक्स वाई, एंड एक्स डैश वाई डैश, ये है एक्स डैश वाई डैश। ये आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं। एक्स वाई पी पर टच कर रहा है सर्कल को, और एक्स डैश वाई डैश क्यू पर सर्कल को टच कर रहा है। are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C। ये जो another tangent है AB, ये इस सर्कल को पॉइंट C पे टच कर रहा है। Each intersecting XY at A, यानी ये AB XY को A पर और X डैश Y डैश को B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट एंगल AOB, तो ये एंगल यहाँ पे आप देखिए, ये एंगल AOB, यानी कि ये वाला एंगल दिखाना है, ये 90 डिग्री होगा। तो इसके लिए चलिए सोल्व करते हैं, किस तरह से सोल्व होगा ये बताते हैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे गिवन, तो यहाँ लिख देते हैं गिवन, हमने लिखा गिवन, कॉमा देंगे। और क्या क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स, आर टेंजेंट्स ऑफ, सॉरी ऑफ नहीं, यहाँ टू होगा, टेंजेंट्स टू द सर्कल, टू द सर्कल विथ सेंटर ओ एट पॉइंट्स, एक्स वाई कहाँ पे टच कर रहा है, पी, कॉमा, एक्स डैश वाई डैश कहाँ पे, क्यू, एंड ए बी कहाँ पे टच कर रहा है, सी, रेस्पेक्टिवली। ये यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अब लिखना है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ देखिए आपको फिर से दिखा दे रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार मार्क कर देते हैं कि ये हमको दिखाना है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना है कि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सीधे प्रूफ लिखेंगे, और प्रूफ लिख करके कैसे प्रूव कर रहे हैं वो देखिए। तो जरा एक बार नजर डालिए इस फिगर पे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, और इस पॉइंट से यानी पॉइंट ए से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक है एपी और दूसरा है एसी। तो ये दोनों टेंजेंट इस पॉइंट ए को सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के साथ इक्वली इंक्लाइंड होंगे, मतलब कि ये वाला एंगल पी ए ओ इक्वल होगा एंगल सी ए ओ को। पर इसे जल्दी से समझने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एंगल 1 लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा एंगल 1, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, एंगल 2। ओके, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये एंगल को हम लिख देते हैं एंगल 3, और इस एंगल को एंगल 4। यहाँ देखिए गलती से ही सही, पर ये पहले ही से 4 यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको इसे ही छोड़ देते हैं, ये है, इसको थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं। ये हमने लिखा एंगल, ये 3 है। तो अब जरा देखिए
यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू पूरा एंगल ए का आधा। इसी प्रकार से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो ये भी पूरे एंगल बी का हाफ हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये हमने ऐसा क्यों लिखा, तो इसके लिए यहाँ रिमार्क में लिखेंगे कि टेंजेंट्स टेंजेंट्स ड्रॉन tangents drawn from the same point are equally inclined with the line segment joining the center to that point तो ये हमने लिख दिया। एक बार आपको फिर से पढ़कर सुनाते हैं, राइटिंग स्पष्ट नहीं है इसलिए पढ़कर सुना दे रहे हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वली inclined with the line segment joining the center to the point। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ओ ए, जो इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर रहा है, इसके साथ एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए ये टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, इसलिए ये एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, और इसी प्रकार से एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो जरा देखिए कि यहाँ पे दिया गया है कि एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, और इन्हें ये ट्रांसवर्सल ए भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के ये जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ नाउ एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश एंड ट्रांसवर्सल intersect them। ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल का नाम लिख देते हैं, राइटिंग बहुत खराब हो गया है, से हटा देते हैं। यहाँ देखें एंड ट्रांसवर्सल ए बी, कौन ए बी, ट्रांसवर्सल ए बी इंटरसेक्ट देम, ये हो गया। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री और अपॉन 2। ओके, सो यहाँ पे आते हैं, एंगल ए बाई 2 कितना के बराबर है, तो देखिए यहाँ पे एंगल ए बाई 2, यहाँ भी एंगल ए बाई 2 है, तो एंगल ए बाई 2 एंगल 1 और 2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बाई 2 के बदले, एंगल ए बाई 2 के बदले 1 न लेकर 2 ले लेंगे, क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी इस ट्रायंगल ए ओ बी में। तो हम एंगल 2 लेते हैं, एंगल ए बाई 2 के बदले यहाँ लिख देंगे एंगल 2। इसी तरह से यहाँ एंगल बी बाई 2 के बदले, देखिए यहाँ एंगल बी बाई 2 है, तो एंगल बी बाई 2 के बदले एंगल 3 या एंगल 4 लिया जा सकता है, पर हमें जो ट्रायंगल लेना है वो ट्रायंगल है एओबी, और ट्रायंगल एओबी का एंगल 3 है, इसलिए हम 4 को छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे एंगल बी बाई 2 के बदले लिख देंगे एंगल 3, और इधर हो जाएगा 90 डिग्री कट करके, ये 2 से 180 डिग्री कट गया।
तो इस तरह से हमने एंगल 2 और एंगल 3 का सम निकाल दिए और अब लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB। इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, इन ट्रायंगल AOB आप देख लीजिए यहाँ AOB है। तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो ये तीनों एंगल को ऐड करते हैं। इसमें से एक एंगल 2 है, एक एंगल 3 है और एक ये एंगल है AOB। यहाँ लिखते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? एंगल 2 और एंगल 3 का सम निकाल चुके हैं। इसको एक साथ लिख देते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 का सम हम कितना ला चुके हैं? 90 डिग्री। तो हम इसके बदले लिख देंगे 90 डिग्री और प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो thus इस प्रकार एंगल AOB इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। और हमें यही प्रूव करना था कि एंगल AOB कितना होगा? ये होगा 90 डिग्री के बराबर। सो हमने इसे प्रूव कर लिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 30 भी कंप्लीट हो गया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के और पर। तो इसे भी समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का और कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, देखिए यहाँ शो रहा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में ये ट्रायंगल ABC है, ABC, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो फिर y प्लस जेड का वैल्यू, ये है y और ये है z, इन दोनों के सम का वैल्यू निकाल देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखा और फिर देखिए यहाँ लिखते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्यों? ये दे दिया गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन। अब जरा देखिए, दो ट्रायंगल जब भी सिमिलर होते हैं, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ कर रहे हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल जो सामने दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल, ये अगर सिमिलर हैं तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे अगर ए बी यहाँ लेंगे, ए और बी, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इसका कोरेस्पॉन्डिंग। अगर बी सी लेते हैं तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग क्यू आर होगा, और ए सी लेंगे तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग पी आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे सो ए बी अपॉन, तो इसका क्या होगा? पी क्यू इक्वल टू, और इसका हो जाएगा बी सी अपॉन, तो इसका होगा क्यू आर इक्वल टू, और इसका होगा अगर ए सी तो इसका क्या हो जाएगा? क्यू आर, सॉरी पी आर। ये क्या होगा? ये हो जाएगा पी आर। यहाँ पे हम लिख देंगे पी आर। अब देखते इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखिए ए बी, ए बी का वैल्यू यहाँ देखिए कितना है? ए बी है जेड, तो ए बी के बदले हम क्या लिखेंगे? जेड। यहाँ हमने लिखा जेड और अपॉन पी क्यू देखते हैं कितना है। पी क्यू देखिए यहाँ पे पी क्यू है, ये है 3, इसके बदले हम लिखेंगे 3, और फिर इक्वल टू, फिर है कितना? बी सी। बी सी देखते क्या दिया गया है? बी सी, यहाँ पे बी सी है, बी सी का वैल्यू 8 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। यहाँ हमने लिखा 8 और अपॉन क्यू आर देखते कितना है? क्यू आर, यहाँ देखिए क्यू आर है, ये 6 है, तो हम इसके बदले क्या लिखेंगे? 6, और फिर इक्वल टू ए सी। ए सी आप देख सकते हैं 4√3 दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए ए सी कितना है? 4√3, तो हम यहाँ लिख देंगे 4√3 और अपॉन पी आर देखते हैं कितना दिया है? पी आर यहाँ पे है, पी आर है वाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई। ये हमने y लिख दिया। अब
y और z का वैल्यू निकालना है तो हम लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग एक बार हम z/3 इक्वल टू 8/6 लेकर चलते हैं और फिर सोल्व करते हैं तो ये z इक्वल टू हो जाएगा, वैसे ये 3 से ये 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो और 2 से ये 8 कट जाएगा कितना टाइम्स 4 टाइम्स, तो सो z इक्वल टू हो गया 4। एक निकाल दिए, z निकल गया। अब y निकालने के लिए हम लोग फिर लिखते हैं अगेन अगेन टेकिंग, फिर हम क्या ले लेते हैं, अगेन टेकिंग 8/6 इक्वल टू 4√3 और बाई y। यहाँ ध्यान देंगे, ये हमने यहाँ से लिया है 8/6 इक्वल टू 4√3/y। तो इसे सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो ऊपर में 1 नीचे 3 और इक्वल टू यहाँ √3 और इंटू सॉरी अपॉन y। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू 3√3। तो इस तरह से y और z दोनों निकल गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हैंस हैंस y प्लस z इक्वल टू, तो y का वैल्यू आया 3√3 और प्लस z का वैल्यू क्या आया, z का वैल्यू आ गया 4। अब ये इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म इरेशनल है और सेकंड टर्म रेशनल है, तो दोनों अनलाइक टर्म है, इसलिए ये जुट नहीं सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 30 का और भी कंप्लीट हो गया। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहले आंसर लिख देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो देखिए 31 यहाँ पे शो हो रहा है, ये क्या कह रहा है, रूहीज फादर ऑर्गेनाइज्ड ए मैजिक शो इन हर बर्थडे पार्टी। रूही के पिता ने रूही के बर्थडे पर एक मैजिक शो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। Various magics by magician are shown using colored balls, यानी कि विभिन्न प्रकार के मैजिशियन द्वारा विभिन्न प्रकार के मैजिक दिखाए जाते हैं कलर्ड बॉल द्वारा। मैजिशियन हैज ए बैग, मैजिशियन के पास एक बैग है, दैट बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स। उसके बैग में उस बैग में 15 व्हाइट और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। If the probability of drawing a black ball from the bag is thrice that of the drawing a white ball, मतलब कि अगर एक ब्लैक बॉल उस बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी उसी बैग से एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी का थ्राइस है, यानी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल के प्रोबेबिलिटी का थ्राइस है, 3 गुना है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग, तो उस बैग में ब्लैक बॉल कितने हैं। इसके लिए कैसे बनाते देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे हर बार की भांति पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे ही। यहाँ मान लिया लेट द नंबर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू एक्स। मान लिया कि ब्लैक बॉल की संख्या कितनी है, एक्स है, एंड गिवन दैट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इक्वल टू 15। सो टोटल पॉसिबल आउटकम की संख्या, सो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम which is denoted by ns becomes x plus 15, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम जिसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं, ये कितना हो जाएगा x plus 15। ऑल्सो लेट, फिर मान लेते हैं कि E1 is an event, E1 is an event of drawing a black ball, और E2 is an
event of drawing a white ball। तो फिर नंबर ऑफ E1 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ E1 का मतलब हो गया कितना, ब्लैक बॉल कितने हैं? X। और नंबर ऑफ E2, नंबर ऑफ E2 यानी व्हाइट बॉल कितने हैं? तो ये है 15। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी मतलब P E1 ये इक्वल है थ्राइस मतलब 3 गुना इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल यानी Pe2 के। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए दिस इम्प्लाइज दे दिए, Pe1 का मतलब हो गया नंबर ऑफ E1 बाई नंबर ऑफ S और इक्वल टू 3 नंबर ऑफ E2 और अपॉन नंबर ऑफ S। यहाँ अगर देखें तो दोनों में सेम नंबर ऑफ S है तो ये कैंसिल हो गया। सो नंबर ऑफ E1 इक्वल टू आ गया 3 नंबर ऑफ E2 और इस तरह से नंबर ऑफ E1 का मतलब हो गया, नंबर ऑफ E1 है X और 3 इंटू नंबर ऑफ E2 है 15 तो हम यहाँ लिख देंगे 15। सो X इक्वल टू कितना हो गया 45। तो यहाँ लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 45। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भली भांति क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे अगले वीडियो को देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, हमारे चैनल फोर्थ नीड को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना एडवाइस देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।